गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने टेस्ट सीरीज रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का जो कि आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रिकल का लेके आऊँ, जो आप लोग के सामने टेस्ट सीरीज नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 1, टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 2, टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 3 अभी अपलोड मैं करने जा रहा हूँ। क्लियर है? और फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे आप लोग के बीच में 2 मई और 6 मई को आप लोग का फिर से रिशेड्यूल आ चुका है। तो चलिए, आप लोग के बीच में एक ऑपरेशन क्लासेस के अकॉर्डिंग मैं पूरे का पूरे क्लास को फिर से करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यू नो, तेल, ग्रीस, पेंट से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस वर्गीकृत का यूज किया था? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े हुए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्लास बी का यूज करते हैं, क्लास बी का यूज करते हैं। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं क्लास बी के अंतर्गत क्या आते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्लास बी के अंतर्गत जो आता है आप लोग का झाग या फिर CO2 अग्निशामक आता है। क्लियर है? झाग या फिर CO2 अग्निशामक आता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, बातें करना चाहते हैं क्लास सी के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, क्लास सी के अंतर्गत क्लास सी के श्रेणी में LPG गैस से लगने वाली आग आती है। क्लियर है? वही क्लास ए की बात करना चाहते हैं, तो क्लास ए के श्रेणी में लकड़ी हो गया, कागज, कपड़ा, जूट में लगी आग आती है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वही क्लास डी की बात करना चाहते हैं, तो क्लास डी में हेलोन हो गया, CO2, CTS एवं ड्राई पाउडर टाइप अग्निशामक का यूज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर का प्रयोग कितने डिग्री का कोण को सटीकता मापने के लिए किया था? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग बनाए भी होंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप लोग टी स्क्वायर का यूज किए होंगे। देखिए, इस टाइप से आप लोग का होता है टी स्क्वायर। अब याद रखिएगा, टी स्क्वायर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यूज करते हैं। तो राइट आंसर होगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड, इसका जो साइज होता है आप लोग याद रखें, 150 mm से लेके 150 mm से 200 mm के बीच होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र तार का प्रतिरोध R समान अनुपरिच्छेद क्षेत्र लेकिन दुगने लंबाई के ऐसे चारों तार को समांतर में जोड़ा गया तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग देखिएगा, तो ये आप लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर रहा। तो सिंपल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आप लोग को पैरेलल में ऐड कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप लोग को 4 रेजिस्टेंस लेना, एक रेजिस्टेंस ले लिया हूँ, ये 2 आप लोग का हो गया, ये 3 हो गया, और ये आप लोग का 4 हो रहा। क्लियर है? अब रेजिस्टेंस की बात करना चाहते हैं, तो लंबाई का दुगुना, तो लंबाई का दुगुना रेजिस्टेंस भी क्या होगा, दोगुना होगा, यानी 2R। यहाँ भी मैं 2R लूँगा, यहाँ भी आप लोग का 2R ले लूँगा, और फाइनल यहाँ भी हम लोग का 2R ले लेंगे। अब सारे को हम लोग जोड़ते हैं। तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप लोग जब भी ज्ञात कीजिएगा तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे R इक्विवेलेंट के लिए। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस होता है उसको टोटल N कितना, देखिए 1 2 3 4, टोटल N कितना था, 4 था। अब आप लोग डिवाइड कीजिए तो R/2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर देखना चाहते हैं तो R/2 ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो आएगा आप लोग के सामने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड्स, आप लोग घर में भी यूज किए होंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बिजली का जो खपत होगा वाटर हीटर में होता है। कितना होता है? वाटर हीटर में होता है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वाटर हीटर में जो बिजली का खपत होता है वो लगभग 1000 वाट से लगभग 2000 वाट प्रति किलोमीटर घंटा होता है। क्लियर है? याद रखिएगा, प्रति घंटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए परिपथ में चालकत्व का मान निकालना, यानी यू हैव टू फाइंड द कंडक्टेंस, यानी कि आप लोगों को चालकत्व निकालना। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, कंडक्टेंस को बोलते हैं जी, और ये होता क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नो एज कंडक्टेंस। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। ऑलरेडी आप लोग देखिए, ये आप लोग का दिया हुआ है, आप लोग का ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जो 40 है यहाँ पे 20 है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/10 प्लस 1/20 होगा प्लस 1/40 होगा। याद रखिएगा, वहाँ पे 20 था ये। अब यहाँ से इसका एड ऑफ फ्रैक्शन करेंगे तो सिंपल में 40 यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 लिखिएगा 1, तो 4 2 6 7 बटा कितना आ रहा है, 40। तो R इक्विवेलेंट का अगर वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो 7 बटा, सॉरी वैल्यू निकालेगा तो 40, सॉरी हाँ 40 बटा क्या लिखिएगा, 7 लिखिएगा। और हमें निकालना क्या, कंडक्टेंस निकालना। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग कंडक्टेंस निकालना, तो इसका अपोजिट कर दिया, तो 7 बटा क्या लिखिएगा, 40, 7 बटा 40 MHO। अब 40 को अगर 7 से डिवाइड कीजिए तो सिंपल में आप लोग का जो वैल्यू आएगा 0.175 ओम, या फिर ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आप लोग राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 175 MHO। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। 0.175, सॉरी, तो 0.175 MHO इज द राइट आंसर। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, कम्यूटेटर में प्रयुक्त होता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे दिक् परिवर्तक। सिंपल याद रखिएगा, दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर DC मोटर में प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर अगर देखिएगा तो DC मोटर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इसका कार्य होता है DC मोटर के लिए DC को AC में परिवर्तित करना, और DC जनरेटर के लिए AC को DC में परिवर्तित करना। सिंपल है फ्रेंड्स, DC मोटर के लिए देखिए इसका जो कार्य होता है, देखिए
सॉरी डीसी कम सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेटर का कार्य समझिए। इसका कार्य होता है डीसी मोटर के लिए। मान लीजिए डीसी मोटर के लिए जो कार्य करता है वह डीसी को, यानी कि डीसी को किस में बदलता है, वह एसी में बदलता है। क्लियर है। वही डीसी जनरेटर में वह एसी को डीसी में बदलता है। सिंपल, यानी कि एसी को डीसी में या फिर डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। कम्यूटेटर को यांत्रिक डिस्ट कार्य यानी कि मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स इसमें आप लोग याद रखिएगा इंसुलेटिंग मटेरियल अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। रोटरी कन्वर्टर में एसी और डीसी किसके द्वारा प्राप्त किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है रोटरी कन्वर्टर में एसी और डीसी को यांत्रिक शक्ति के माध्यम से यांत्रिक शक्ति के माध्यम से सॉफ्ट का घूर्णन करके प्रयोग किया था। नहीं, सॉफ्ट का घूर्णन। तो राइट आंसर अगर देखा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो आप लोग के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में आ चुके हैं। चल कॉयल यानी मूविंग कॉयल टैप डिवाइस वर्क्स ऑन। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ चल कॉयल प्रकार उपकरण जैसे डीसी आपूर्ति पर काम करते हैं। तो ये जो चल कॉयल जो होता है, मूविंग कॉयल जो होता है, आप लोग का डीसी आपूर्ति पे कार्य करते हैं, डीसी सप्लाई पे ये वर्क करते हैं। क्लियर है। इस यंत्र में स्केल का संकेतक का चालन एक कुंडली के द्वारा होता है, इसी कारण से इसे कॉयल यंत्र भी कहते हैं। इसके द्वारा डीसी करंट व डीसी वोल्टेज को मापा जाता है। सिंपल है, इसके द्वारा क्या मापा जाता है, डीसी करंट के साथ साथ डीसी वोल्टेज को भी मापा जाता है। क्लियर है। और इसका जो उपकरण का जो स्केल होता है उससे बोलते हैं पीएमएमसी बोलते हैं, पीएमएमसी बोलते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तुल्यकालीन यानी सिंक्रोनस मोटर में मोटर की एसी पावर का मान क्या होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सिंक्रोनस मोटर में मोटर की एसी पावर का जो वैल्यू होता है √3। देखिए √3 फिर होता है वी आई कॉस फाइव होता है, वी आई कॉस फाइव होता है। तो इस चीज़ को आप लोग को लिख सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। क्लियर है। सिंक्रोनस मोटर में एसी का पावर क्या होता है, √3 वी आई कॉस फाइव होता है। क्लियर है। याद रखिए फ्रेंड्स तुल्यकालीन मोटर जो होता है हमेशा तुल्यकालीन गति से चलता है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर जो है ना वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से चलता है। और सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू होता है वो 120 F/60 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। क्लियर है। क्वेश्चन आता है सिंक्रोनस मोटर किस पे निर्भर करता है। तो देखिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है और ये आप लोग का पोल पे निर्भर करता है। इस चीज़ को भी आप लोग को सॉरी यहाँ पे पी होता है तो पोल पर भी निर्भर करता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखेगा। और सप्लाई की आवृत्ति को बदलकर ही तुल्यकारी मोटर की गति को बदला जा सकता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। वितरित सूची यानी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का उपयोग बिजली के लाइन को उनकी विशेषता के अनुसार अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि बिजली की लाइन को उसके विशेषता के अनुसार। राइट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या लिख रही है। एक 3 इनपुट नॉर गेट कब उच्च आउटपुट देता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन एक 3 इनपुट नॉर गेट आप लोग को बनाना पड़ेगा। कि देखिए सबसे पहले नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या होता है, द कॉम्बिनेशन। अब देखिए नॉर गेट के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले थे नॉट गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट। क्या है ये, नॉट गेट एंड और गेट होता है। याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है। तो हम लोग इसका सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग बनाए भी होंगे। देखिए आप लोग को बताना चाहते देखिए सबसे पहले इसका देखिए आप लोग के बीच में इसका ट्रुथ सबसे पहले इसका डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखिए आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। देखिए ये आप लोग का हो गया और गेट। क्लियर है। अब और गेट है। अब यहाँ से हम लोग को एंड गेट जोड़ना। तो एंड गेट के लिए हम लोग सिंपल में स्टेप से कीजिएगा। अब देखिए इसमें 3 इनपुट बोल रहा है। तो मान लीजिए ए मान लिया, यहाँ पे बी मान लिया, यहाँ पर मान लीजिए सी मान लिया। क्लियर है। अब इसके बाद मान लीजिए वाई आ रहा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वाई नॉट करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसी के बेसिस पे आधार पे मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इसका प्रिडिक्ट ऐसे और इसका ट्रुथ टेबल पे फोकस कीजिएगा। मान लीजिए फ्रेंड जब भी 3 रहेगा तो ए मान लेंगे, एक बी मान लेंगे। क्लियर, एक मान लेंगे, सी मान लेंगे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग को क्या करना पड़े, एक के जगह पे हम लोग 4 लगातार एक लिखेंगे, 1 2 3 4 हो गया। फिर लगातार 4 0 लिखेंगे, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, 1 2 लगातार 2 1 लिखेंगे, फिर लगातार 2 0 लिखेंगे, फिर 2 लगातार 1 लिखेंगे, लगातार 2 0 का यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, 1 0 1 0, फिर क्या करें 1 0, फिर 1 0 का यूज करेंगे। ये इसका रूल होता है। क्लियर है। और हम लोग को क्या करना था, नॉर गेट में जाना था। तो सिंपल में हम लोग सॉरी और गेट में आना था। और गेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों को क्या करते हैं, सम करेंगे, यानी ए और बी प्लस सी करेंगे। तो देखिए तीनों का अगर वैल्यू 1 है तो हम लोग को शायद ऐड करना तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ भी कीजिए तो 1 आएगा, फिर ऐड कीजिए तो 1 ही आएगा, फिर ऐड कीजिए तो 1 आएगा,
फिर ऐड कीजिए तो 1 आएगा, फिर ऐड कीजिए तो 1 आएगा, अगला में भी ऐड कीजिए तो 1 आएगा, लेकिन लास्ट में अगर नीचे वाला देखिएगा तो 0 आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन के आप देखिए हम लोग इसको नॉट के रूप में चेंज करना है। तो सिंपल वे में जब भी आप लोग इसको नॉट के रूप में चलिए मान लीजिए वाई था, इसको नॉट के रूप में चेंज कीजिए तो वाई का नॉट क्या 1 का 0 हो गया, फिर 1 का क्या लिखिए 0, फिर 1 का क्या लिखिए 0, फिर 1 का लिखिएगा 0, फिर 1 का 0, फिर 1 का 0, फिर 1 का 0 एंड लास्ट 1 का सॉरी 0 का क्या होगा तो ये फ्रेंड्स 1 होगा। देखिए इसका मैं 1 लिख दिया हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है ये, एक तीन इनपुट नॉर गेट कब उच्च आउटपुट देगा। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले यहाँ पे तीनों था ये, ठीक है, तो ये तीनों कब दे रहा एक, यानी कि जब 0 0 आ रहा, तो सिंपल में तीनों अगर 0 आ रहा तभी ये उच्च दे रहा। तो राइट आंसर अगर देखिएगा तो तीनों, यानी कि जब सभी इनपुट निम्न हो, यानी देखिए 0 0 को क्या बोलेंगे निम्न, तो सिंपल में लिखें व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो। तो सिंपल में आप लोगों को मैं बता दिया क्लियर, यानी कि इसका लिखे तो y बराबर क्या था देखिए 0 + 0 + 0, तो इसका हम लोग निकाले थे 0, अब यहाँ से इसका नॉट गेट निकाले तो 1 आ गया था क्लियर है, तो ये आ गया था जो कि आउटपुट उच्च हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है, कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज विधि का उपयोग होता है। तो सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज विधि का प्रयोग नियोन लैंप में किया था, नियोन लैंप। तो राइट आंसर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी नियोन लैंप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स नियोन लैंप एक प्रकार का लघु गैस डिस्चार्ज लैंप होता है, इसमें नियोन तथा अन्य गैस का मिश्रण होता है, यानी इसमें नियोन प्लस अन्य गैस यानी कि हाइड्रोजन गैसों का प्रयोग किया जाता है क्लियर है। और इसके साथ साथ याद रखिए इसमें 10 mm यानी 10 mm दाब पर नियोन गैस भरी जाती है क्लियर है, और यह लाल गुलाबी रंग का धीमा प्रकाश देता है। चलिए अब सोडियम वाष्प का फ्रेंड ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, इसका कलर क्वेश्चन आता है कि सोडियम वाष्प का कलर कैसा था। तो देखिए मैं कलर बता दिया हूँ कैसा कलर होता है क्लियर है। चलिए वही अगर नियोन लैंप आता है तो नियोन लैंप का भी जस्ट मैं आप लोग को बताया था। तो देखिए नियोन लैंप का एक कलर मैं आप लोग को बता दिया, आप लोग खुद से बता दिए क्या ये गुलाबी कलर होता है क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो 1 ओम से 1 मेगा ओम परास के प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 0.1 ओम से लेकर 1 मेगा ओम तक के प्रतिरोध को मापने के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो होता है उसे बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्लियर है। चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग मुख्यतः मध्यम प्रतिरोध के मापन के लिए करते हैं, यानी इसका जो प्रयोग करते हैं मीडियम रेजिस्टेंस को हम लोग मापने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है पेपर, मीडियम रेजिस्टेंस को मापने के लिए प्रयोग करते हैं क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या होता है PQRS 3 ज्ञात प्रतिरोध होता है और एक अनो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो इसका फॉर्मूला लिखिएगा तो P/Q = R/S कीजिएगा क्लियर। ये आप लोग का इसका फॉर्मूला के रूप में आप लोग यूज कर सकते हैं क्लियर है। और याद रखिए जब ग्लैनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो देखिए इसमें जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो PS = यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है QR होता है, जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इस रूप में होता है क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए फ्रेंड निम्न प्रतिरोध 1 ओम तक को मापने के लिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। और सबसे कम प्रतिरोध देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे कम प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध के मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो केल्विन ब्रिज का। ये निम्न प्रतिरोध के लिए हम लोग केल्विन ब्रिज का भी प्रयोग करते हैं क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा निम्न प्रतिरोध के लिए। चलिए और फ्रेंड्स याद रखिए उच्च या इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं, मेगर का। चलिए मैं तीनों को बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। सिंपल फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे डीसी मशीन के कम्यूटेटर के साथ साथ ब्रश को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए और फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा डीसी मशीन 2 प्रकार की होती है, एक होता है डीसी जनित, एक होता है डीसी मोटर होता है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान देखिए, डीसी 2 प्रकार होता है, एक होता है डीसी जनित होता है, एक होता है डीसी मोटर। तो देखिए आगे जनित के बारे में आप लोग को बताता हूँ फिर मोटर के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा काफ़ी अच्छा से मैं बता दूंगा। सबसे पहले फ्रेंड देखिए डीसी जनित क्या करता है तो इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। डीसी जनित जो करता है वो मैकेनिकल एनर्जी को यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्लियर है। और मोटर जो होता है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है क्लियर है। और इसका घूर्णी भाग जो होता है वो आर्मेचर होता है तथा क्षेत्र वाइंडिंग स्टेटर में प्रयोग होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते यानी सेट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की वायरिंग सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत और सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कंसील्ड कंसिस्ट वायरिंग सबसे मजबूत और सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से बी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन SCR है
तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ SCR 4 परतों तथा 3 PN जंक्शन वाली युक्ति है जिसमें 3 टर्मिनल एनोड कैथोड और गेट होते हैं। इसका फिगर से आप लोग को ड्रॉ करके मैं बता दूँ। देखिए सबसे पहले इस टाइप से आप लोग इसका फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप लोग का SCR है। देखिए इस टाइप से आप लोग को इसको नोट डाउन करना पड़ेगा। अब देखिए जो मैं बता रहा हूँ फोकस कीजिएगा, आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का ये जो होता है किनारे पर इसको बोलते हैं एनोड बोलते हैं, ये आप लोग का के होता है, क्लियर है। और बीच में ये जो आप लोग का था इसको बोलते हैं गेट बोलते हैं, क्लियर है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी इसमें 3 मोड में कार्य करता है। एक होता है रिवर्स फ्लॉकिंग मोड होता है, एक फॉरवर्ड फ्लॉकिंग मोड होता है, एक फॉरवर्ड कॉन्टैक्टिंग मोड होता है, क्लियर है। तो राइट आंसर अगर देखिए 16 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। 3 PN जंक्शन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 वोल्ट बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो फ्रेंड जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है हम लोग जानते हैं भी का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। भी देखिए भी कितना लिख रहा, तो 6 वोल्ट लिख रहा, तो 6 वोल्ट लिख दिए। हम लोग को पता है भी इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। भी इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। देखिए मैं लेता है भी इक्वल टू क्या करेंगे, W/Q लिखेंगे, क्लियर है। और हम लोग जानते हैं ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे Q का वैल्यू क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, W आप लोगों को निकालना है। तो सिंपल में W निकालिए तो V को Q से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो देखिए V का वैल्यू 6 वोल्ट था और Q का वैल्यू मैं क्या लिखा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखा। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो सिंपल में फ्रेंड्स अगर 6 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो 9.6 आएगा। 9.6 × 10⁻⁻19 आएगा, क्लियर है। अब इसको लिख देंगे J से जूल आंसर। तो राइट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आप लोग को D इज द राइट आंसर कीजिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो सिंपल है फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ डीसी मोटर में कुल 3 प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया था। तीनों में आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले डीसी मोटर में 3 प्रकार का स्टार्टर का प्रयोग किया था। अब वो आप लोग के बीच होता है, देखिए इसमें आप लोग का तो 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। इस चीज़ को याद करिए, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं डीसी मोटर में, क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहा है स्टार डेल्टा, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग हम लोग इसमें नहीं करते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा डीसी मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर का जो प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग हम लोग डीसी सीरीज मोटर में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, डीसी सीरीज मोटर में करते हैं। क्वेश्चन आएगा डीसी सीरीज मोटर में किस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, तो 2 पॉइंट्स का, क्लियर है। अब वही 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग डीसी शंट में करते हैं, यानी 3 का जो प्रयोग करते हैं वो शंट में करते हैं, डीसी शंट में करते हैं, क्लियर है। और 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग जो करते हैं वो कंपाउंड मोटर में करते हैं, यानी कि कंपाउंड दोनों के पर कंपाउंड COMPOUND यानी कि स्टार्ट और शंट और सीरीज दोनों के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, क्लियर है। चलिए वही बातें करना चाहते हैं स्टार डेल्टा का। तो सिंपल है फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग 3 फेज प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं, यानी कि स्टार डेल्टा का प्रयोग जो हम लोग करते हैं 3 फेज के लिए करते हैं, क्लियर है। तो इसका यही राइट आंसर होगा, क्लियर है। और स्टार्टर का मात्र एक उद्देश्य होता है डीसी मोटर में प्रारंभिक धारा को कम करना। सिंपल है फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है स्टार्टर का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका याद रखिएगा डीसी मोटर में प्रारंभिक धारा यानी कि स्टार्टिंग करंट को कम करना, यानी कि करंट को क्या करता है फ्रेंड, ये कम करता है, क्लियर है। और डीसी मोटर में स्टार्टर कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी तार गेज की संख्या पहचान करें। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ, जो संख्या बड़ा है वो सबसे छोटी होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो 40 को आप लोग क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए इस प्रश्न के अनुसार सबसे छोटे तार गेज की संख्या 40 है। जिसकी गेज संख्या ज़्यादा होती है उसका व्यास उतना ही कम होता है। फ्रेंड्स आप लोग को SWG का फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा। देखिए SWG सबसे पहले S फोर होता है स्टैंडर्ड, देखिए लिख देता हूँ। S फोर होता है स्टैंडर्ड, STNDR स्टैंडर्ड होता है, W फोर होता है वायर, स्टैंडर्ड वायर, और G फोर होता है गैंग होता है, क्लियर है। स्टैंडर्ड वायर गैंग द्वारा तारों के व्यास को मापा जाता है और इसका पाठ्य मार्क जो होता है फ्रेंड वो MM में होता है। किस में होता है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए, MM में होता है, क्लियर है। चलिए सबसे प्रबल प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट डाई मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑलरेडी आप लोग कर लिए होंगे ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक प्रकार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डाई मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ प्रति चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हुए चुंबकीय जो होते हैं जिसमें चुंबकीय के क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा एलाइन हो जाते हैं। इसके साथ साथ इसका परमेबिलिटी का वैल्यू जो होता है वह 1 से कम होता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए इसका सक्सेसिबिलिटी का वैल्यू जो होता है सक्सेसिबिलिटी का वैल्यू होता है वो माइनस में होता है, यानी ऋणात्मक में होता है।
आर्क वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो सिंपल वे फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे आर्क वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए काला चश्मा का आवरण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो काला चश्मा, तो सिंपल वे में काला चश्मा आवरण यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, काला चश्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना लोड के डीसी सीरीज मोटर को नहीं चलाना चाहिए, क्यों? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे बिना लोड के डीसी सीरीज मोटर को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इसकी गति खतरनाक सीमा तक बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है आर्मेचर का। क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रही है। तो लिख रहा है स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर क्या होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर को सिर्फ स्टार बनाने के लिए स्टेटर को मेन वाइंडिंग के साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाया था और इसके भी जो फेज एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो राइट आंसर अगर कीजिएगा तो 90 डिग्री इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल के रूप में प्रयोग किया था। सिंपल रेफरेंस आप लोगों को पता होगा, तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल शीतलक एवं रोधक के रूप में प्रयोग किया था। तो राइट आंसर लिखिएगा तो बहुत इंसुलेटर एंड एज कूलेंट होता है। क्लियर है? और आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें आप लोग को पता होगा एक होता है ब्लू, तो ब्लू कलर का कब होता है? जब यह धारा ज़्यादा भरी होती है। क्लियर है? यानी कि जब साफा होता है तो इससे ब्लू होती है, और जब गुलाबी हो जाती है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वह खराब के रूप में शो करता है। JFET के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? होपफुली फ्रेंड देखिए, JFET का फुल फॉर्म जाने जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्लियर है? ये एक प्रकार का ध्रुवीय युक्ति है जिसमें चालन केवल एक प्रकार के आवेश से वाहकों के प्रवाह के कारण होता है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर देखिए यह बाइपोलर नहीं होता है, केवल यह एक पोलर होता है। तो राइट आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। क्लियर है? और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड इसमें जो ए ही आप लोगों का क्लियर होगा। बाकी देखिए JFT एक प्रकार का क्या होता है? इनपुट रिवर्स बायस होता है। इसमें वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, यह शोर स्तर को कम करता है। देखिए OCB का पूर्ण रूप क्या होता है? सबसे पहले लोग क्या करें, OCB को लिखने का प्रयास करें। देखिए O फोर होता है ऑयल, C फोर होता है सर्किट, B फोर होता है ब्रेकर। यानी ऑयल सर्किट ब्रेकर को हम लोग क्या बोलते हैं? OCB बोलते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। इसके साथ साथ आप लोग MVA का देखो MCB का फुल फॉर्म याद कर लिए। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, एक होता है ACB यानी एयर सर्किट ब्रेकर होता है, एक होता है ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? तो सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, उच्च टर्मिनल वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटर को स्टार में कनेक्ट करते हैं। कहाँ पे करते हैं? स्टार कनेक्शन करते हैं। जब भी उच्च बोलेगा, देखिए जब भी आप लोग को उच्च टर्मिनल के लिए बोलेगा तो हम लोग स्टार कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा क्योंकि फ्रेंड्स स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज जो होता है फेज वोल्टेज, देखिए इसमें जो लाइन वोल्टेज होता है, देखिए सॉरी स्टार में याद रखिएगा स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज यानी कि देखिए VL लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स होता है आप लोग का वोल्टेज का। क्लियर है? इसलिए इसमें प्रयोग करता है। चलिए मैं आप लोग के बीच में थोड़ा सा स्टार वोल्टेज के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए स्टार को अगर यूज करते हैं तो इसमें देखिए VL यानी कि लाइन वोल्टेज जो होता है वह √3 टाइम्स होता है V फेज का। क्या होता है? ये वोल्टेज फेज का होता है। और इसके साथ साथ याद रखें इसमें लाइन करंट जो होता है वह लाइन फेज के इक्वल होता है। इसका भी प्रयोग आप लोग को पढ़े होंगे। क्लियर है? चलिए वही बातें करना चाहते हैं डेल्टा में। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा डेल्टा में क्या होता है? V फेज यानी वोल्टेज फेज जो होता है आप लोग का वोल्टेज लाइन के बराबर होता है। उसके साथ साथ देखिए IL इक्वल होता है √3 PH होता है। ये भी आप लोग को ऑलरेडी पढ़े होंगे। क्लियर है? ऐसी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तथा AC EMF उत्पन्न करता है, EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करता है, उसे बोलते हैं अल्टरनेटर। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिए अल्टरनेटर के लिए जो नियत गति होती है यानी सिंक्रोनस जो स्पीड होता है, सिंपल वे में याद कर लीजिए 120 F/SP होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए इसे सिंक्रोनस जनित्र भी कहते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप लोग को बीच में लास्ट में सॉल्व करवा दूंगा। देखिए 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया था? तो सिंपल है फ्रेंड्स, सबसे पहले बोले 1 एम्पियर धारा। तो हम लोग देखिए ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। अब देखिए I बराबर क्या होता है? Q/T। अब Q4 क्या होता है? कुलोम। तो कुलोम और T4 होता है सेकेंड। तो यहाँ देखिए कुलोम प्रति सेकेंड, कुलोम प्रति सेकेंड को 1 एम्पियर कहते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर लिखिए 1 कुलोम प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर B को काफ़ी अच्छे से क्लिक कीजिएगा यानी 1 कुलोम प्रति
प्रति सेकंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पियर कहते हैं। क्लियर है। अब फ्रेंड्स देखिए आप लोग को और मैं बताना चाहता हूँ क्यू का जो फार्मूला होता है इसके साथ साथ आई टी भी आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए और भी फ्रेंड्स क्यू का फार्मूला होता है आप लोग का एन ई होता है, जहाँ E4 होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, E4 होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। इसी प्रकार आई के लिए एन ई बाई क्यू टी भी लिख सकते हैं आप लोग फार्मूला। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, यानी कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संवाहक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए प्रतिरोधकता, तो देखिए प्रतिरोधकता को हम लोग रो से डिनोटेट करते हैं, ये दो चीज़ पर निर्भर केवल करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स याद रखिएगा तापमान पर, यानी पदार्थ की तापमान का, यानी कि पदार्थ की तापमान पर, यानी कि टेम्परेचर ऑफ मेटल, एंड उसके साथ साथ फ्रेंड ये पदार्थ की प्रकृति पे, यानी कि नेचर के साथ साथ ये टेम्परेचर पे ये निर्भर करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा देखिए तापमान और प्रकृति पर। तो ऑप्शन है तो किस पर निर्भर करती है, तो लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, या फिर जिस पदार्थ का संवाहक हो। तो सिंपल वे में जिस पदार्थ का संवाहक होता है, मटेरियल फ्लो फ्रॉम विच इज कंडक्टर मेड। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड इसका फुल फॉर्म इसका मैं आप लोग के बीच में फार्मूला बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, देखिए रो का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ करते हैं। क्लियर है। रेजिस्टेंस कैसे हमारा क्या होता है, ओम होता है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, फिर लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। मीटर से मीटर इन्वर्स को क्लियर कर दिए, तो देखिए ओम मीटर आप लोग का इसका आंसर आ गया। तो सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा प्रतिरोधकता कैसे हमारा क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्लियर है। चलिए और एक प्रकार का ये स्केलर क्वांटिटी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वोल्ट 3 एम्पियर आवर विनिर्देशक वाली बैटरी से 10 घंटे तक कितनी बिजली निकाली जा सकती है। तो सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग बना भी लिए होंगे, तो इसमें क्या करना, 3 को आप लोग को 10 से डिवाइड करना। तो सिंपल वे में आप लोग कीजिए तो 0.3 एम्पियर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिए तो राइट आंसर आएगा 0.3 एम्पियर इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दो प्लेटों के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है, तो प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र क्या होगा। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग बनाए होंगे। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे डिस्टेंस कितना दिया, तो ऑलरेडी आप लोग देखेंगे 1 सेंटीमीटर दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिएगा। तो सिंपल में आप लोग को पढ़े होंगे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कीजिए तो 0.01 मीटर आएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ इसका विभवांतर यानी भी देखिए वोल्टेज कितना लिख रहा था, 10 वोल्ट लिख रहा था। तो हम लोग ई निकालेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र ई निकालिए तो भी बाई क्या होता है फ्रेंड, डी होता है। और हम लोग भी का वैल्यू कितना लिख रहा है, 10 लिख रहा है, और डी का वैल्यू क्या लिख रहा है, 0.01 लिख रहा है। तो सिंपल वे में आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 1000 आ रहा है, यानी कि 1000 वोल्ट पर एम्पियर होगा। तो सिंपल वे में आप लोग देखिए 1000 वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, देखिए +5% सहनशीलता के लिए 1 किलो ओम प्रतिरोधक का रंग कोड क्या होगा। तो सिंपल फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। सबसे पहले देखिए कलर कोड का फॉर्मूला होता है, होपफुली आप लोग पढ़े होंगे। देखिए कलर कोड का फॉर्मूला होता है R = देखिए मैं ले देता हूँ R1 × R2 कीजिएगा। क्लियर है। यहाँ पे कीजिएगा R3, अब यहाँ सॉरी यहाँ पे फिर R3 करना पड़ता है, यहाँ पे कीजिएगा +- R4 ये यूज करना पड़ता है। अब कलर के लिए याद रखिएगा R1 का जो वैल्यू निकालते हैं अपने अकॉर्डिंग निकालते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे बीबी रो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गुड सिल्वरिंग। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताऊँ, देखिए सबसे पहले इसका कोड को लिखने में समझा रहा हूँ। देखिए इसके लिए मैं ट्रिक पढ़ा था बीबी रो, आप लोग इस चीज़ को याद कीजिए, बीबी रो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। देखिए यहाँ पे वेरी गुड है, ये क्या है, G4 गुड है, वेरी गुड वाइफ। मैं W को फ्रेंड इस टाइप से वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर रिंग। तो देखिए वेयरिंग गोल्ड सिल्वर इस टाइप से होता है। अब आप लोग को ये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, फिर 1 लिखना पड़ेगा, फिर 2 लिखना पड़ेगा, 3 4 5 6 से फिर 7 कर जाएगा, 8 हो गया, ये 9 हो गया। 9 के बाद 10 नहीं करना पड़ेगा, यानी कि -1 कीजिए आप, यहाँ पे -2 होता है। इस टाइप से आप लोग को यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें एक और मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले +5% जो होता है, +5% जो होता है ना, वो आप लोग के लिए गोल्ड के लिए होता है। सिंपल में याद रखिएगा, देखिए +5% जो होता है वह सिंपल वे में याद रखिए, वह +5 जो होता है वह गोल्ड के लिए होता है। क्लियर है। सॉरी वह सुनहरा यानी गोल्ड के लिए होता है। क्लियर है। यानी आप लोग का गोल्ड के लिए होता है। वही 10% जो होता है वह सिल्वर के लिए होता है, और 20+ जो होता है वह नो कलर के लिए होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे +5 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, +5। तो सिंपल वे में +5 किसका होगा, गोल्ड के लिए होगा। किसका होगा फ्रेंड्स, ये गोल्ड के लिए होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, गोल्ड के लिए नहीं बल्कि सॉरी +5 जो होता है वह सुनहरा के लिए होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सुनहरा, को हम लोग बोलते हैं गोल्ड बोलते हैं। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 किलो ओम लिख रहा है,
तो सिंपल में एक के जहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए बी आ रहा है, B4 क्या होता है, व्रॉन हो गया। अब देखिए किलो, तो सिंपल में किलो के लिए आप जानते हैं 10 टू पावर क्या लिखते हैं, तो सर देखिए देखिए यहाँ पे 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3 लिखिएगा, 10 टू पावर 3, और यहाँ पे 10 टू पावर 2 लिखिएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए किलो ओम लिख रहा, तो इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। तो सबसे पहले एक जो आ रहा है देखिए, यानी कि देखिए 1 किलो ओम लिखा, देखिए 1 किलो ओम आप लोग को लिख रहा है, फिर +-5% लिख रहा है। क्लियर है। तो एक, तो ये जो एक जो आ रहा है आप लोग का ब्रॉन के लिए आ रहा है, यानी कि ब्रॉन के लिए आ रहा है, यानी ब्रॉन लिखते हैं, मैं W ब्रॉन लिख दिया। ये के लिए आ रहा है, यानी 10 टू पावर 2 लिखिएगा। तो सिंपल वे में 10 टू पावर 2 जो वैल्यू होता है, अभी जस्ट मैं आप लोग को बताया था, ये ब्लैक के लिए होता है। सॉरी 10 टू पावर 1 होगा, तो ये किसके लिए, बी किलो के लिए आता है, ब्लैक के लिए होगा। किसके लिए होगा, ये ब्लैक के लिए होगा। क्लियर है। अब देखिए किलो के लिए आप अगर आप लोग कर रहे हो, तो इसमें आप लोग क्या कीजिए, रेड के लिए कीजिएगा। किसके लिए, रेड के लिए कीजिएगा। और लास्ट 5% जो आता है वो सुनहरा के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। सिंपल मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन। देखिए भूरा, तो भूरा का जो होता है वह एक होता है, क्या होता है, एक होता है। काला जो होता है, काला, तो काला का जो होता है फ्रेंड 0 होता है। अभी मैं जस्ट बोला था बीबी रोय। अब लाल जो होता है, लाल के लिए होता है 2 होता है, क्या होता है, ये 2 होता है। और सुनहरा यानी कि गोल्ड के लिए जो होता है वह +-5% लिखिएगा। अब इसी के अनुसार सेटिंग करके आप लोग बना सकते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ फार्मूला, देखिए R1 इंटू R2, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये कीजिए +-R4 कीजिए। अब इसी के अनुसार 1 हो गया, फिर R2 के यहाँ पे 0, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं होता। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पे 2 कीजिएगा, इन 10 टू पावर 2 अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पृथ्वी का प्रतिरोध होना चाहिए, तो सिंपल में आप लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का प्रतिरोध जो होता है शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य। तो राइट आंसर अगर क्या करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई चुंबक से बना होता है। तो सिंपल फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था, अस्थाई चुंबक एल्किनो, सेमियम, कोबाल्ट, नियोडियम आदि से बने होते हैं। तो राइट आंसर अगर देखिए तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या होगा, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो क्या होगा। सिंपल फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाता तो वह उच्च धारा व निम्न शक्ति गुणांक के कारण फ्यूज हो जाएगी। क्या होगी, ये फ्यूज हो जाएगी। तो सिंपल में आप लोग राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। याद रखिए फ्रेंड, चोक एक प्रकार का प्रेरक होता है जो फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL में प्रारंभिक वोल्टेज को बढ़ाता है, फिर करंट को कंट्रोल करता है। क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, रेजोनेंस पर एक RLC श्रृंखला परिपथ में धारा क्या होता है। तो सिंपल फ्रेंड आप लोग रेजोनेंस पढ़े होंगे। रेजोनेंस में LCR इक्वल टू होता है, देखिए एक होता है LCR, देखिए इसमें फ्रेंड्स याद के दोनों इक्वल हो जाता है। क्लियर है। तो इसमें याद रखिएगा एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, XC होता है अनुनाद के कंडीशन में। तो यहाँ पे आप लोग जेड का फॉर्मूला निकालिएगा, तो सिंपल में आप लोग पढ़े होंगे क्या लिखेंगे, R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर कीजिएगा। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग बनाइएगा तो शक्ति गुणांक जो होता है वह मैक्सिमम हो जाता है। क्या होता है, मैक्सिमम, यानी कि यूनिटी लिखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा अनुनाद आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है FR इक्वल टू लिखिएगा 1/2 अंडर रूट LC होता है, हर्ट्ज होता है। क्लियर है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ चुका है, किसी विद्युत उत्पादन संयंत्र का संचालन लागत न्यूनतम होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बोरा किस विद्युत उत्पादन संयंत्र का संचालन लगभग न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, तो देखिए थर्मल इलेक्ट्रिक, तो थर्मल इलेक्ट्रिक का सबसे ज़्यादा यूज होता है, फिर डीजल इलेक्ट्रिक, गैस इलेक्ट्रिक या हाइड्रो। तो सबसे जो सस्ता होता है वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। एनी कोड ऑफ इंडिया के अनुसार सेंट्रल का रंग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एनी कोड के अनुसार भारत में निम्न रंग के फेज होते हैं। ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है। तो देखिए न्यूट्रल का रंग पूछ रहे हैं, यानी न्यूट्रल का रंग कैसा होता है। तो देखिए मैं न्यूट्रल का रंग को बता नहीं पाता हूँ, इसलिए आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या होगा। देखिए न्यूट्रल का रंग मैं आप लोग को शॉर्टकट में बता दिया, देखिए यानी कि ग्रीन होता है। चलिए मैं आप लोग को कलर बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले जाने 3 फेज कलर को। तो फ्रेंड्स 3 फेज कलर जो होता है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। अरे भाई क्या हो रहा है ये। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 फेज कलर के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए 3 फेज कलर में कुल 3 कलर होता है। सबसे पहले जो उसका ऊपर कलर होता है वह रेड होता है। क्लियर है। फिर उसके बाद जो होता है वह येलो होता है, यानी सेकंड कलर येलो होता है। और थर्ड जो कलर होता है वह ब्लू होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और न्यूट्रल जो कलर होता है वह क्या होता है, ब्लैक होता है। और वही फ्रेंड्स याद रखिए भूसंपर्क वाला जो होता है वह ग्रीन होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा है ये न्यूट्रल कलर। तो फ्रेंड्स न्यूट्रल के लिए क्या हो जाएगा, काला होगा। क्या होगा, ये काला, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा।
चलिए, रूप गुणक का क्या अनुपात होता है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, रूप गुणक को लिखने का ट्राई कीजिए। सबसे पहले देखिए, रूप को अगर लिखते हैं FORM लिखते हैं, FORM लिखिए, क्लियर है। तो देखिए इसी में आप लोग का आंसर छुपा हुआ है। अब मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा सिंपल वे में यहाँ पे RM लिख रहा ना, तो आप लोग क्या कीजिए, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू निकालिएगा रेशियो का। तो हम लोग क्या करेंगे, RMS वैल्यू, देखिए RMS वैल्यू को आप लोग डिवाइड कीजिएगा एवरेज वैल्यू से। RMS वैल्यूज को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, एवरेज वैल्यू से। तो सिंपल में इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। और फ्रेंड इसका जो वैल्यू होता है, देखिए रूफ फैक्टर यानी फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू होता है, सबसे पहले याद कीजिए 0. देखिए यानी कि सबसे पहले RMS का वैल्यू जो होता है वह 0.707 होता है, क्लियर है। वही एवरेज वैल्यू का जो एवरेज का वैल्यू होता है 0.636 होता है। अब यहाँ से अगर आप लोग डिवाइड किया तो 1.11 आएगा, क्या आएगा 1.11 आएगा, क्लियर है। वही एक होता है साइन वेव। तो देखिए साइन वेव का जो वैल्यू होता है आप लोग याद भी किए होंगे, तो 1.414 होता है, यानी √2 का वैल्यू होता है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियाँ एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होती है। तो फ्रेंड्स इसमें याद रखिए राइट आंसर होगा चेन वाइंडिंग में होता है। नहीं, राइट आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट्स में विद्युत प्रवाह के माध्यम से होती है। तो सिंपल फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट्स में विद्युत प्रवाह जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक आयन के माध्यम से होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए, और इसके साथ साथ याद रखिए एक लीड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं, क्लियर है। और इलेक्ट्रोलाइट्स का अपेक्षित घनत्व जो मापते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो अपेक्षित घनत्व मापते हैं वो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी 6 वोल्ट सीसा अम्ल बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम है, तो बैटरी लघु परिपथ होने पर करंट प्रवाहित होगी। सिंपल वे में आप लोगों को क्या करना है, देखिए आंतरिक प्रतिरोध यानी आर का वैल्यू देखिए तो 0.0 ओम है, क्लियर है ये। अब यहाँ पे देख रहा ये देखिए ई का वैल्यू कितना लिख रहा है, 6 वोल्ट लिख रहा था। सिंपल में आई का वैल्यू आप लोग को बोल रहा, तो हम लोग फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, आर प्लस आर होता है। हम लोग क्या करें, ऐड कर देंगे, तो ये 6 और याद रखें लघु पतित होने में आर का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आर का वैल्यू क्या दिया था 0.01, इसमें 0 काट किया तो सेम रहेगा। तो अब यहाँ से हम लोग भागा देंगे तो सिंपल में 600 आएगा, क्या आएगा 600 एम्पियर। तो राइट आंसर जो आएगा 600 एम्पियर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 600 एम्पियर यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी स्मूथली से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मेगा हेनरी के स्वप्रेरण और 10 एम्पीयर की धारा वहन करने वाले चुंबकीय क्षेत्र कॉइल में कितनी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हेनरी कितना एल दे रहा है, यानी एल का वैल्यू आप लोग देखिएगा तो 5 मेगा हेनरी लिख रहा है। तो हम लोग मेगा को जानते हैं फ्रेंड 5 × 10⁻³ हेनरी लिख सकते हैं, क्लियर है। उसके साथ आप लोगों का करंट यानी आई का वैल्यू जो लिख रहा है वो 10 एम्पियर लिख रहा है, ये मैं लिख दिया हूँ। आप लोगों का कितनी ऊर्जा, तो सिंपल फ्रेंड ई का फॉर्मूला होता है हाफ। देखिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा कैपिटल, देखिए तो देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो फ्रेंड एल का वैल्यू कितना था 5 था, क्लियर। 5 × 10⁻³ था और 10 का क्या करें स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा 100 होगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, तो सिंपल में इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 0.25 आएगा, यानी 0.25 जूल इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। बड़ी मशीनों में पोल बने होते हैं, तो सिंपल फ्रेंड्स आप लोग याद पता पढ़े होंगे, बड़ी मशीनों में पोल जो होता है सीट स्टील लेमिनेशन के बने होते हैं। तो सीट स्टील लेमिनेशन यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, किसी 3 फेज आपूर्ति में फेजों के बीच कोण क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी 3 फेज आपूर्ति में फेजों के बीच जो कोण होता है वो 120 डिग्री होता है। क्या होता है, ये 120 डिग्री होता है। वैसे आप लोगों को बताना चाहता हूँ फार्मूला का यूज कर सकते हैं 360 डिग्री बाय एन। तो एन कितना लिखा था 3, तो 3 से आप लोग डिवाइड कीजिए कितना आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है, क्लियर है। और इसके साथ साथ फ्रेंड भारत में 3 फेज जो अनुक्रम होता है, तो भारत में 3 फेज का जो अनुक्रम होता है सबसे पहले याद कीजिएगा ये रेड होता है। क्या होता है, रेड होता है। उसके बाद आप लोग का येलो होता है, उसके बाद आप लोग का ब्लू होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। और स्टार या डेल्टा में 3 फेज का कनेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 47 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये रहा। फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम का उपयोग करने किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम का जो प्रयोग करते हैं डीसी जनित्र के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि डीसी करंट के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यम तीनों 90 डिग्री पे रखते हैं। अब इसमें 3 चीज़ होता है, देखिए आप लोग याद कर लीजिए, फादर, मदर एंड चिल्ड्रन। देखिए सबसे
पहले आप लोग का जो अंगूठा होता है ये फोर्स को शो करेगा। किसको शो करेगा? ये फोर्स को शो करेगा। आप लोग का जो तर्जनी होता है, यानी कि तर्जनी जो होता है वह मैग्नेटिक फील्ड फोर्स को शो करेगा। वही आप लोग का जो अंगूठा, सॉरी, आप लोग का जो मध्यमा होता है वह करंट को शो करता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? और डीसी मोटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर ही आधारित होता है। क्लियर है? अब डीसी जनित्र द्वारा कम्यूटेटर की मदद से डीसी वोल्टेज का उत्पादन होता है। क्वेश्चन आएगा फ्रेंड, डीसी जनित्र द्वारा में किसके द्वारा डीसी वोल्टेज का उत्पादन होता है? तो कम्यूटेटर के द्वारा होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। हिस्टोरिसिस हानि का उस कोर के लिए एक सामग्री का चयन करके कम किया सकता है। तो हिस्टेरिसिस हानि आप लोग पढ़े होंगे, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हिस्टेरिसिस हानि को उस कोर के एक सामग्री हेतु कम हिस्टेरिसिस गुणांक वाले पदार्थ लेते हैं, यानी कम 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 वाले लेते हैं, यानी कम हिस्टेरिसिस वाले गुणांक लेते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ के विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ में लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, इसके लिए हम लोग कैडमियम के छड़ का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर अगर देखिएगा तो कैडमियम छड़, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स याद कीजिएगा, मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट, भारी जल और बोरियम आदि का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग D2O भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज प्रेरण मोटर को उत्पन्न दिशा में घूर्णन का कारण क्या है? तो सिंपल वे में याद रखिएगा, इसका जो मेन कारण होता है ऑप्शन नंबर डी क्लिक किया, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं बताता हूँ इसके बारे में। यदि 3 फेज प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा रिवर्स हो जाती है तो इसका मतलब है कि प्रदायी लाइन का फेज सीक्वेंस चेंज हो गया। क्लियर है? और इसका मैं कलर अभी जस्ट में बताया था। देखिए सबसे पहले रेड कलर होता है, क्या होता है? रेड होता है, फिर उसके बाद येलो होता है, क्या होता है? ये येलो होता है, और लास्ट में आप लोग का जो आता है वो ब्लू आता है। क्या होता है? ये ब्लू आता है। ये तीनों याद रखिए फेज के रूप में होते हैं। क्लियर है? चलिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? सबसे पहले ऑलरेडी मैं आप लोग को डिस्कस कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। ट्रांसफार्मर के 2 रूप होते हैं। एक होता है आप लोग का, देखिए पोटेंशियल यानी पीटी होता है, एक होता है सीटी, एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, एक होता है करंट ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिए, करंट ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जिसमें करंट की मात्रा ज़्यादा होती है, और जिसमें वोल्ट की मात्रा ज़्यादा उसे बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। क्लियर है? और करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टेप अप होता है, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टेप डाउन होता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होगा? एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ याद रखिएगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का लोड या रेटिंग को वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं। क्या किसमें करते हैं? वोल्ट एम्पियर में हम लोग व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग खुला रह सकता है। क्लियर है? और इसे हमेशा समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। चलिए अब बातें करना चाहते हैं फ्रेंड, देखिए एक ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जिसमें वाइंडिंग की संख्या केवल एक होता है, उसे क्या बोलते हैं? यानी इक्वल होता है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है प्राइमरी होता है, जिसमें दोनों इक्वल हो गया, यानी नंबर ऑफ सेकेंडरी पोल्स एंड नंबर ऑफ प्राइमरी पोल अगर इक्वल हो गया तो उसको बोलेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। पाइप भू संपर्क में चारकोल और नमक का उपयोग क्यों करते हैं? तो सिंपल फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे, पाइप भू संपर्क में चारकोल और नमक का प्रयोग भू प्रतिरोध को कम करने के लिए किया जाता है, यानी भूमि के प्रतिरोध को कम करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भू संपर्क तार का कलर क्या होता है, तो ऑलरेडी देखिए मैं लिख दिया हूँ। तो इसका कलर क्या होता है? देखिए ये कलर होता है ग्रीन। सिंपल में याद रखिए, भू संपर्क तार का जो कलर होता है वह ग्रीन होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? और वही बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स हम लोग, अगर न्यूट्रल तार का कलर कैसा होता है, देखिए मैं ब्लैक कर दिया हूँ। क्लियर है? और फेज कलर का जो कलर होता है, फेज जो तार होता है उसका 3 कलर होता है। देखिए पहला रेड कर दिया हूँ। क्लियर है? सेकेंड जो होता है आप लोग के बीच में येलो होता है। देखिए मैं कलर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है? और जो थर्ड इसमें होता है वह ब्लू होता है। क्या होता है? ये ब्लू होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं क्या लिख रहा है। वह वायरिंग सिस्टम कौन सी है जो बिजली के झटकों से मुक्त होती है? तो सिंपल है फ्रेंड, केसिंग और कैपरिंग वायरिंग जो होता है, केसिंग और कैपरिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। 50 हर्ट्ज 8 पोल सिंक्रोनस मोटर की गति क्या होगा? सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, सिंक्रोनस स्पीड यानी एनएस का जो फॉर्मूला होता है 120F/P होता है। ये फार्मूला को आप लोग लिखिए और आप लोग बनाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा तो 120 में लिख दिया हूँ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर देखिएगा तो 50 हर्ट्स लिख रहा है। क्लियर है? अब पोल का वैल्यू देखिएगा तो 8 लिख रहा हूँ। आप लोग काटिए, 8 का पारा में 120 जो आता है 15 बार में आता है, 15 को 50 से गुना कीजिए तो 15 × 75 यानी कि 750 आ जाएगा। 750 RPM यानी कि रोटेशन पर मिनट होगा। यानी राइट आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो 750 RMP होगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 55 क्वेश्चन क्या है। लैप वाइंडिंग के लिए
फ्रंट पिच और बैक पिच कितनी होनी चाहिए? तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग मेरे से अगर आप लोग क्लास किए होंगे तो आप लोग के लिए ईजी हो गया होगा। देखिए अगर आप लोग लैप लिखते हैं, देखिए आप लोग अगर लैप लिखते हो तो इसमें देखिए सिंपल में याद रखिएगा, इसमें लैप वाइंडिंग अगर करते हैं ना तो इसमें ए बराबर क्या होता था? पी। देखिए ए बराबर क्या होता है? ये पी। तो सिंपल में याद रखिएगा ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो सिंपल में हम लोग क्या करेंगे, इसका राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बराबर किस में लिख रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पिच पोल के बराबर होगा, यानी कि पिच पोल के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर पोल पिच के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं फ्रेंड, एक होता है वेव वाइंडिंग। तो सिंपल वे में अगर हम वेव वाइंडिंग की बात करना चाहते हैं तो उसमें जो पोल की संख्या होती है हमेशा 2 लिखिएगा। वेव वाइंडिंग में पोल की जो संख्या होती है वह 2 होती है, तो यहाँ पे 2 लिखिएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल की खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वायर को क्या कहते हैं? तो सिंपल वे में आप लोग पढ़े होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अस्टे वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्टे वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाला इंसुलेशन पदार्थ कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग घर में भी देखे होंगे, आपके घर में जो विद्युत प्रेस यूज होता है उसमें जो इंसुलेशन का जो प्रयोग किया था वो माइका का होता है। किसका होता है? ये माइका का। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया था? तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर पीक लोड के लिए प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर अगर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, नहीं पीक लोड के लिए होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, शुद्ध अर्धचालकों में अपद्रव्य इसे बढ़ाने से मिला जाता है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप लोगों को पढ़े होंगे, शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम आदि में अशुद्धि मिलाने से उसका चालकता बढ़ता है। तो सिंपल में अगर राइट आंसर देखिएगा तो इसमें अशुद्धि, तो अशुद्धि के लिए हम लोग क्या करेंगे? चालकता यानी कंडक्टिविटी का यूज करेंगे। क्या करेंगे? कंडक्टिविटी का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं शुद्ध अर्धचालक को। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, शुद्ध अर्धचालक को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। देखिए शुद्ध अर्धचालक को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, प्योर इसको इंट्रिंसिक देखिए मैं लिख देता हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। और इसमें याद रखिएगा नंबर ऑफ होल्स बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। नंबर ऑफ होल्स बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके दो प्रकार, एक होता है एन टाइप होता है, एक होता है पी टाइप होते हैं। जिसमें होल्स की संख्या ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं पी टाइप, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं एन टाइप। क्लियर है? चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ 60 क्वेश्चन, से उत्पादित बिजली को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, दबाव से उत्पादित बिजली को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए दबाव से उत्पादित बिजली को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किट कैट फ्यूज किस से निर्मित होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किट कैट फ्यूज होता है पोर्सिलेन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पोर्सिलेन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर दीजिएगा। और किट कैट फ्यूज में 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है फिक्स्ड फ्यूज जिसे बेस फ्यूज कहते हैं, और एक जो होता है उसे बोलते हैं, एक दूसरा होता है कैरियर फ्यूज। क्लियर है? चलिए और किट कैट फ्यूज का जो फैक्टर जो होता है वो 1.5 होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम डिस्क में छिद्र के लिए क्या आता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, देखिए ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम डिस्क में छिद्र विसर्पण को रोकने के लिए क्या आता है? तो विसर्पण को रोकने के लिए, यानी कि प्रिवेंट क्रीपिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोरोना के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक कारक जिम्मेदार होता है? तो सिंपल है फ्रेंड, कोरोना के लिए जिम्मेदार जो कारक होता है केबल के अनियमित खुरदरी के सतह। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो चलिए 63 क्वेश्चन, किसी डायोड का प्रतिलोम धारा के क्रम में होता है। तो किसी डायोड का प्रतिलोम जो धारा होता है हमेशा मैक्रो एम्पियर में आता है। क्या आता है? मैक्रो एम्पियर में। तो मैक्रो एम्पियर अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा ये, यानी कि आप लोग का लिखा है रिवर्स करंट, वही फॉरवर्ड करंट की बात करते हैं तो फॉरवर्ड जो करंट होता है मैक्रो एम्पियर में आता है। देखिए मैं दोनों चीज़ बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे डायोड का 2 रूप होता है, एक होता है फॉरवर्ड डायोड होता है, एक होता है बैकवर्ड। तो हम लोग बातें करना चाहते हैं रिवर्स का। तो रिवर्स में जो होता है वो मैक्रो एम्पियर में होता है। किस में होता है? ये मैक्रो एम्पियर में होता है। क्लियर है? एक आप लोग का होता है फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड में याद रखिएगा, फॉरवर्ड में जो होता है वो ये होता है मेगा एम्पियर में होता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और डायोड एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक घटक है जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं और यह एक दिशा में धारा को प्रवाह करता है। क्लियर है? अब देखिए इसका याद रखिएगा, इसका देखिए इसका मैं फिगर बना दिया। देखिए इसको इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। ये जो करंट जाते हैं इसे बोलते हैं एनोड, और जिधर से बाहर निकलता है उसे बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज आवर लाइटिंग लोड के लिए केबल का कोर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 3 फेज पावर और लाइटिंग के लिए केबल 3.5 कोर का होना चाहिए, यानी कि 3.5। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है?
चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएएस के अनुसार घरेलू वायरिंग के लिए प्रयोग की जाने वाले तारों की वोल्टेज ग्रेडिंग क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स सिंपल में आप लोग पढ़े हुए होंगे, आईएएस के अनुसार घरेलू वायरिंग के प्रयोग के लिए जो वोल्टेज का जो ग्रेडिंग होना चाहिए वह 1100 वोल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1100 वोल्ट होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम में क्या होता है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम में इलेक्ट्रिकल लोड हमेशा समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो सिंपल में आप लोग क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। ये हमेशा समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, इलेक्ट्रिकल लोड चाहे पावर लोड हो या फिर लाइट लोड हो, ये हमेशा समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। और स्विच एवं स्विचर जो होता है हमेशा फेज तार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। बस 7 क्वेश्चन हो रहा है। जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार के युग्मक का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कॉम्बिनेशन कपलिंग का प्रयोग करते हैं। कॉम्बिनेशन कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए बस क्वेश्चन 69, एक ट्रांजिस्टर में संग्राही धारा 4.5 माइक्रो एम्पियर तथा धारा 20 माइक्रो एम्पियर, एक मेगा एम्पियर बोल रहा है, एक माइक्रो एम्पियर लिख रहा है। तो उत्सर्जक धारा क्या होगा। तो फ्रेंड इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले आईसी लिखेंगे। आईसी का वैल्यू लिख रहा, तो आईसी का वैल्यू लिख रहा 4.5। देखिए 4.5 ये आप लोग का लिख रहा है माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर लिख रहा है। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग देखिएगा आई बी का वैल्यू जो आप लोग के बीच में लिख रहा, वो लिख रहा आप लोग का 20 माइक्रो एम्पियर। तो 20 माइक्रो के लिए क्या 10⁻⁻6 एम्पियर ले देंगे। तो हम लोग को क्या निकालना है, टोटल निकालना उत्सर्जक धारा। तो आई ई अगर निकालते हैं इमीटर के लिए क्या करें, दोनों को सम कर देंगे। तो सिंपल हम लोग क्या करें, आई बी प्लस आई सी करेंगे, आई बी प्लस आई सी। तो फ्रेंड्स अगर इसे ऐड कीजिएगा तो सिंपल में 0.02 माइक्रो एम्पियर आएगा। और हम लोग इसी में 4.5 को भी ऐड कर देंगे तो सिंपल में 4.52 आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो राइट आंसर 4.52 इज द राइट आंसर। स्विच सर्किट प्लग होल्डर किसके बने होते हैं। तो सिंपल है फ्रेंड्स, स्विच सर्किट प्लग होल्डर आदि बेकेलाइट का बना होता है। किसका बना होता है, बेकेलाइट। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12 में पॉलीमर चैप्टर में। क्लियर है। यानी कि फेनॉल और शायद फेनॉल और एक और मैं भूल रहा हूँ, उसका ही कॉम्बिनेशन होता है, मोनोमर यूनिट होता है ये। किस उत्पादन प्लांट का संचालन सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक का उत्पादन सबसे कम होता है। एक फुल वेव सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर PIV क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, जब भी फुल वेव के लिए बोलता है तो 2 लिखिएगा, VM क्या होता है 2 VM। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर दीजिएगा। वही अगर हाफ वेव बोलता है, देखिए ये देखिए मैं लिख देता हूँ, देखिए फुल वेव की बात करना चाहते हैं तो फुल वेव की बारे बात करते हैं तो आप लोग को सिंपल में 2 VM कीजिएगा। क्या लिखिएगा 2 VM। वही हाफ वेव की बात करते हैं, अगर हाफ वेव की बात करते हैं तो सिंपल में VM करते हैं। क्या करते हैं, VM का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और डायोड ब्रेक डाउन से पहले रिवर्स बायस में जितना अधिक वोल्टेज झेल सकता है उसे पीक इन्वर्टर वोल्टेज कहते हैं, PIV कहते हैं। एक प्रेरण मोटर में जैसे ही वायु का अंतर बढ़ता है क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एक प्रेरण मोटर जैसे ही वायु का अंतर बढ़ता है पावर फैक्टर का मान घट जाता है। तो राइट आंसर होगा पावर फैक्टर का मान घट जाता है। तो सिंपल में ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। भूयोजन अर्थिंग के निम्नलिखित किस तरीकों से कास्ट आयरन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर किया तो पाइप अर्थिंग की तरह, पाइप अर्थिंग यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑसिलेटर ज़्यादा स्थिर रहता है। तो क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर सबसे ज़्यादा स्थिर रहता है। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स ये रहा आप लोग का 75 क्वेश्चन। अब आप लोग प्रिपरेशन कीजिए 2 मई के लिए। क्लियर है। मैं भी आप ही लोग के साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो सेट नंबर 4 के लिए क्या आऊँगा। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच।